हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। आज मैं आप सभी को सेमेस्टर 5 से जो आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 टू 1857, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट नोट्स के टॉपिक बनते हैं वो करवाने जा रहा हूँ। और इस वीडियो में बहुत कुछ इन्फॉर्मेटिव है जो आपको अंदर पता चलेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भाई अगर आपने फुल वीडियो देखनी है तो फुल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और हिंदी मीडियम की भी फुल डिटेल्ड वीडियो हमने बना रखी है, तो आप उसको भी देख सकते हो, उसका भी लिंक आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं फ्री में तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, एकलव्य स्नातक 1। और अगर कोई क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम अकाउंट एकलव्य स्टडी पॉइंट पे आप मैसेज करके पूछ सकते हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स आपको करवाने जा रहा हूँ। शॉर्ट नोट्स का वो टॉपिक जो कंपलसरी आता ही आता है, आपको करना ही करना होता है। ठीक है, मैंडेटरी है, इसमें कोई वो नहीं है कि मतलब नहीं आएगा किसी पेपर में, हर पेपर में आता है। ठीक है, आपकी मर्जी है आप उसमें से कितने कर पाते हो। अगर आप ये वीडियो देख लो, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से मोस्टली आपके शॉर्ट नोट्स कवर हो जाएंगे, आपको कुछ अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहला शॉर्ट नोट है महालवाड़ी सिस्टम के ऊपर, कि ये महाल का मतलब क्या होता है और महालवाड़ी सिस्टम का मतलब क्या होता है। तो चलिए इसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। होता क्या था, महालवाड़ी सिस्टम एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। अगर मैं बात करूं ब्रिटिशर्स की, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट का एक सिस्टम लगाया था। पंजाब और यूपी साइड में इन्होंने महालवाड़ी सिस्टम लगाया था। और बॉम्बे और मद्रास में इन्होंने रैयतवाड़ी सिस्टम लगाया था। तीनों सिस्टम रेवेन्यू सिस्टम थे, टैक्स वसूलने का जुगाड़ था। तीनों का अलग अलग फीचर है। तो ये नॉर्थ वेस्ट जो इंडिया था वहाँ पे महालवाड़ी सिस्टम लगाया गया था कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे। तो महाल का मतलब होता है विलेज या फिर ग्रुप ऑफ विलेजेस। इस सिस्टम में क्या होगा, जो लैंड रेवेन्यू होता था वॉज असेस्ड फॉर अ एंटायर विलेज, एन एंटायर विलेज, पूरे गांव का एक साथ टैक्स जाता था, जिसको महाल कहा जाता था पूरे गांव को। तो जो विलेज की कम्युनिटीज़ होती थी वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती थी अपना पैसा देने के लिए। सरकार, अंग्रेजों की सरकार जो आपसे पैसा लेगी, पूरे गांव का पैसा एक साथ जाएगा। ये इसके अंदर होता था, इस सिस्टम के अंदर। होता क्या है, 1833 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। मेनली होल्ट, मैकेंजी और बाद में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसको मॉडिफाई करके इम्प्लीमेंट किया। और यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान के कुछ पार्ट्स के अंदर इसको अप्लाई किया गया था। ब्रिटिशर्स के रूल के टाइम पे ये आया था। इसके की फीचर्स अगर आपको मैं बताऊं, तो सबसे पहले तो विलेज को ही एक रेवेन्यू की यूनिट माना जाता है, ना कि इंडिविजुअल। सो एंटायर विलेज, जिसको महाल का नाम दिया गया है, उसको एक यूनिट माना जाएगा। यानी कि जो रेवेन्यू फिक्स होगा पूरे गांव के लिए फिक्स होगा, किसी इंडिविजुअल फार्मर के लिए अलग से रेवेन्यू फिक्स नहीं होगा। वो पूरे गांव का ही रेवेन्यू उसमें काउंट होगा। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो रेवेन्यू होगा वो पूरे गांव से आएगा एज कम्युनिटी एज होल। यानी कि जो विलेज का मुखिया होगा, जिसको लंबरदार कहा जाता है, वो टैक्स कलेक्ट करके आएगा कल्टीवेटर से पूरे गांव के, और वो लंबरदार फिर आगे वो जो जितना भी टैक्स आया है गांव का वो आगे कंपनी को देगा। तो यहाँ पे जो लंबरदार है उसका रोल एक इंटरमीडियरी का है बिटवीन द विलेजर एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो इसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी यही है कि टैक्स कलेक्ट करो और उसके बाद उसको डिपॉजिट करो उस पैसे को अंग्रेजों के पास जाके। यही लंबरदार का काम होता है। पीरियोडिक रिवीजन, यानी कि जो भी रेवेन्यू होता था उसको पीरियोडिकली रिवाइज कर दिया जाता था, यूजुअली हर 20-30 साल में। ठीक है, टैक्स ऊपर नीचे जो करना है। इससे क्या है, ब्रिटिशर्स अपना रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। डिटेल्ड लैंड सर्वे, जितना भी लैंड होता था उसको अच्छे से मेज़र किया जाता था, उसको क्लासीफाई किया गया था, ये ऐसी ज़मीन है, ये वैसी ज़मीन है। सॉइल क्वालिटी की बात करूं और क्रॉप टाइप की बात करूं और इरिगेशन फैसिलिटीज़ की बात करूं, तो ये तीनों चीज़ें कंसीडर की जाती थी। कैसी मिट्टी है, कैसा क्रॉप का टाइप है, कैसा वहाँ पे इरिगेशन का जुगाड़ है, उसके अकॉर्डिंगली ही सर्वे होता था। और अगर अब हम आगे बढ़ें, ये जो महालवाड़ी सिस्टम है ये स्टेप बाय स्टेप कैसे वर्क करता है इसको आप समझो। पहले तो क्या होगा, गांव का जितना भी लैंड है उसका सर्वे किया जाएगा। उसके बाद जितना भी उस विलेज से प्रोड्यूस आता है, मींस जितना भी प्रोडक्शन होता है, तो उस प्रोडक्शन का असेसमेंट किया जाता है, उसको नापा जाता है कितना प्रोडक्शन हुआ। और फिर गवर्नमेंट अपना शेयर फिक्स करेगी कि उस प्रोडक्शन में से गवर्नमेंट को कितना चाहिए हिस्सा। तो जो हो सकता है 50% तक भी रख ले। तो जो विलेज का हेडमैन होगा, नंबरदार, वो क्या करेगा, रेवेन्यू को कलेक्ट करके आएगा कल्टीवेटर से, यानी कि किसानों से जो टैक्स लेने का काम होगा वो नंबरदार का होगा। और कलेक्टेड रेवेन्यू जो भी आएगा वो अंग्रेजों को आगे पे कर दिया जाता था। ठीक है भाई।
ये आपका एक शॉर्ट नोट मैंने करवा दिया, शॉर्ट नोट है तो शॉर्ट नोट की ही तरह करवाया है। इंडिजीनियस एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। तो इंडिजीनियस एजुकेशन सिस्टम क्या है इंडिया का, ये भी आपको बता देता हूँ। देखो हमारे यहाँ पे गुरु परंपरा और गुरुकुल परंपरा शुरू से ही चलती आ रही है। क्या हमारे यहाँ का स्वदेशी सिस्टम रहा है एजुकेशन का, वो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। सो बेसिकली इंडिजीनियस एजुकेशन सिस्टम जो है इंडिया का, इसका मतलब होता है ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ लर्निंग। हमारे यहाँ पे लोग सीखते कैसे थे, यानी कि अंग्रेजों के आने से पहले और जब वो आए ही थे उसके आसपास 1700 टू 1857 की आपकी हिस्ट्री है। सो बेसिकली जैसा हमारी सोसाइटी थी नेचुरली ही हमारे यहाँ पे एजुकेशन भी डेवलप हुई है। यहाँ पे कोई स्टेट का कंट्रोल नहीं होता था, एजुकेशन सिंपली आपकी रिलीजन से जुड़ी हुई थी और ऑक्यूपेशन आपकी डेली लाइफ से, प्रैक्टिकल एजुकेशन ज़्यादा थी। यानी कि ब्रिटिशर्स के बहुत पहले से ही हमारी इंडिजीनियस एजुकेशन चली आ रही थी और इसके अलावा ये अंग्रेज़ों के आने के बाद भी चल रही थी, लेकिन अंग्रेज़ों की पॉलिसीज़ ऐसी आई ना, इंग्लिश एजुकेशन वेस्टर्न एजुकेशन, तो हमारी जो ट्रेडिशनल एजुकेशन थी उसको दबा दिया गया, उसको वीक कर दिया गया। तो ऑलमोस्ट हर गांव में एक स्कूल होता था। एजुकेशन टाउन्स में होती थी, मंदिरों में होती थी, मस्जिदों में होती थी, घरों में भी होती थी। ब्रिटिश सर्वेस स्पेशली जो विलियम एडम ने करे वो कंफर्म करते हैं कि यहाँ पे बंगाल और बिहार में गांव में स्कूल्स हुआ करते थे। एजुकेशन यूनिवर्सल नहीं थी पर वाइड स्प्रेड थी, यानी कि हर कोई तो खैर पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अच्छा खासा एजुकेशन का स्प्रेड देखने को मिलता है। So basically there are two types of educational institutions in India. पाठशाला, पाठशाला यानी कि गांव के स्कूल जहाँ पे हिंदू कम्युनिटी जाती थी, और यहाँ आपको पाठशाला में आपको एलिमेंट्री एजुकेशन मिलेगी। क्लासेस पेड़ के नीचे होंगी, वरांडे में होगी या मंदिर में होगी, कोई परमानेंट बिल्डिंग नहीं होती थी पाठशाला की। यहाँ आपको पढ़ना लिखना सिखाया जाएगा, अर्थमेटिक थोड़ी सिखाई जाएगी, हिसाब किताब रखना सिखाया जाएगा, क्योंकि ये ट्रेड वगैरह में काम आएगी। ये सब रेवेन्यू का जो काम होगा उसमें आपको ऐसा पढ़ाया जाएगा जो कहीं काम आए। ये नहीं है जो कहीं काम ही नहीं आ रहा है ऐसी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, नो, ऐसा नहीं होता था। फिर मदरसा, ये क्या है, मुस्लिम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है जो कि मस्जिद से अटैच होते हैं। यहाँ पे वो अपनी रिलीजियस एजुकेशन के साथ सेक्युलर एजुकेशन दोनों मिक्स करके देते हैं, रिलीजियस थोड़ी ज़्यादा। और यहाँ पे आपको अरेबिक पर्शियन सिखाई जाती है, कुरान हदीथ इस्लामिक लॉज पढ़ाए जाते हैं, मैथमेटिक्स और एस्ट्रॉनमी भी कहीं कहीं पर पढ़ाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ें। टोल्स एंड गुरुकुल्स, ये क्या है, हायर लर्निंग के सेंटर्स हैं। टोल्स बंगाल्स में टोल्स जो है वो बंगाल में बहुत होते थे, और गुरुकुल तो बहुत कॉमन है नॉर्थ इंडिया में होना। आप यहाँ जाओगे तो आपको संस्कृत, ग्रामर, फिलॉसफी एंड लॉजिक, एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन, मैथमेटिक्स, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती थी। सो ये जो इंस्टीट्यूशंस होते थे यहाँ से ही बहुत बड़े बड़े विद्वान निकलते थे, बड़े बड़े प्रीस्ट निकलते थे, बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर्स निकलते थे। सो ये एक तीसरा लेवल है। अब जितना भी यहाँ पे पढ़ाया जाता था, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या रहता था, किस भाषा में पढ़ाया जाता था। सो जो टीचिंग थी ना वो क्लासिकल लैंग्वेज और लोकल लैंग्वेज में होती थी, संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक और उर्दू। इंग्लिश एजुकेशन नहीं आई थी अभी तक स्कूलों में जब तक अंग्रेजों ने इंटरवेन नहीं किया था। लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाता था तो बच्चों को समझ में भी जल्दी आ जाता था, क्योंकि उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जा रहा है, सो वो उस चीज़ को जल्दी से ग्रैब कर पाते थे। टीचिंग मेथड क्या होता था इंडिया में, सो जो हमारा इंडिजीनियस मेथड था वो बहुत फ्लेक्सिबल था। ओरल टीचिंग ज़्यादा होती थी, मुंह जुबानी बोलकर सिखाया जाता था, मुंह जुबानी उनको सब याद रहता था जितने भी शिष्य होते थे। मेमोराइज करवाया जाता था, बार बार रिपीट करवाया जाता था, उस चीज़ को जो पढ़ाया गया है बार 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 उनसे सुना जाता था, पूछा जाता था। लर्निंग बाय डूइंग, उनको बोला जाता था पहले करो फिर उससे सीखो, ये नहीं बस किताबों में पढ़ लिया और हो गया, ऐसा नहीं होता था। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलता था। कोई प्रिंटेड टेक्स्ट बुक्स नहीं होती थी। स्टूडेंट की जो प्रोग्रेस होती थी वो अपने हिसाब से, अपने पेस, जितनी जिसकी गति है उस हिसाब से हर स्टूडेंट सीखता था। स्कूल की फिक्स टाइमिंग नहीं होती थी, क्योंकि खेती बाड़ी के सीजन में आगे पीछे भी हो जाता था टाइम। टीचर्स को गुरु कहा जाता था, पंडित कहा जाता था या मौलवी कहा जाता था अगर वो मदरसा का टीचर है। तो ये टीचिंग मेथड था पूरा, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। अब तीसरा शॉर्ट नोट है हमारा, रैयतवाड़ी सिस्टम। तो वापस से वो फोटो आपके सामने दिखाता हूँ। तो मैंने आपको बताया रैयतवाड़ी सिस्टम था बॉम्बे और मद्रास का, डेक्कन वाला जो आपका एरिया है, बेसिकली दिस साइड, यहाँ पे इन्होंने ये सिस्टम लगाया था।
अब यहाँ पे रैयतवाड़ी सिस्टम में होता क्या है, देखो परमानेंट सेटलमेंट मैंने आपको लॉन्ग वीडियो में करवा दिया था। सो रैयतवाड़ी सिस्टम बेसिकली एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, ब्रिटिशर्स ने ही इसको लॉन्च किया था इंडिया के अंदर। और इसमें क्या होता था कि जो लैंड रेवेन्यू है, जो पैसा है, वो डायरेक्टली किसान यानी कि रैयत से लिया जाएगा, ये इसके अंदर कहा गया था। रैयत वर्ड का मतलब होता है फार्मर या कल्टीवेटर। सो कोई यहाँ पे इंटरमीडिएटरी नहीं होता था। जैसे पहले परमानेंट सेटलमेंट क्या था, एक बीच में मीडिएटर रहता था, लेकिन रैयतवाड़ी सिस्टम में ये मीडिएटर वाला सिस्टम बंद कर दिया अंग्रेजों ने। जो पीजेंट है उसको माना जाता था, हाँ भाई ये ज़मीन का जो है ऑनर है, और उसको अपना डायरेक्ट जो टैक्स होगा वो अंग्रेज़ों को आके देना है, ये होता था भाई इसमें। फिर इसके बाद है इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड, थोड़ा सा इसको समझते हैं। लेट 18th सेंचुरी में ये रैयतवाड़ी सिस्टम लाया गया था, और इसको डिज़ाइन किया था थॉमस मुनरो ने। इसको मद्रास में, बॉम्बे में, बेरार, असम और साउथ इंडिया के कुछ पार्ट्स में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। सो बेसिकली ब्रिटिशर्स का जब रूल था इंडिया में, उसी के टाइम पे ये पूरा सिस्टम ऑपरेट होता था। कहाँ कहाँ पे किया गया था, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, सेंट्रल इंडिया का कुछ पार्ट और असम का कुछ पार्ट। तो साउथ और वेस्ट इंडिया में तो ये सिस्टम बहुत कॉमन हो गया था अंग्रेजों का। मेन फीचर्स क्या थे रैयतवाड़ी सिस्टम के, आप इसको समझ लीजिए ध्यान से। सबसे पहले तो जो किसान होगा उससे डायरेक्ट सेटलमेंट किया जाएगा। जो गवर्नमेंट है वो एक टैक्स को फिक्स कर देगी, रेवेन्यू को, जो सीधा हर इंडिविजुअल जो है, जो कल्टीवेटर होगा, किसान होगा, वो देगा। कोई बीच में जमींदार नहीं होगा, कोई बीच में लंबरदार नहीं होगा, सीधा अंग्रेज उससे जाके किसान से अपना टैक्स ले आएंगे। ओनरशिप राइट्स ऑफ रैयत्स, जो रैयत होते थे उनको ही ज़मीन का ओनर समझा जाता था। वो अपनी ज़मीन को बेचें, चाहे वो उसको नीलाम करें, चाहे उसको ट्रांसफ़र करें, उनको राइट था पूरा। लेकिन जब रेगुलर पेमेंट आप करते रहोगे तभी तक आप ओनर रहोगे। अगर पेमेंट आनी बंद हो गई तो आपकी ज़मीनों को अंग्रेज छीन भी सकते थे, ऐसा भी होता था। हाई रेवेन्यू डिमांड, रेवेन्यू की जो डिमांड थी बहुत हाई थी, यानी कि जो टैक्स लिया जाता था ज़मीन से वो बहुत ज़्यादा लिया जाता था। बहुत सारे एरियाज़ में तो 50% तक भी रख लिया जाता था, प्रोडक्शन जितना होता था उसका आधा तो वो ही रख लेते थे अंग्रेज। और ये जो रेवेन्यू होता था कैश में देना होता था। फिर इसका पीरियोडिक रेवेन्यू असेसमेंट होता था हर 20-30 साल में। सॉइल की क्वालिटी कैसी है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ कैसी है, क्रॉप का टाइप कैसा है। फिर सर्वे होता था, फिर वो सॉइल को बताया जाता था कि भाई ये सॉइल, यहाँ की मिट्टी फर्टाइल है, मीडियम है, या बिल्कुल ही बेकार है, पुअर है। सो ये जो रैयतवाड़ी सिस्टम है ये कैसे वर्क करता था मैंने आपको बता दिया। पूरा पहले ज़मीन का सर्वे होगा, लैंड सर्वे। फिर वो मिट्टी कैसी है, फर्टाइल है या पुअर है या कैसी है, ये देखा जाता था। फिर एस्टिमेट लगाया जाता था कि कितनी क्रॉप्स यहाँ पे उगाई जा सकती हैं, एस्टिमेट। फिर उसके बाद हर किसान के लिए एक टैक्स को फिक्स किया जाता था, और जो रैयत होता है वो अपना डायरेक्टली गवर्नमेंट के जो अधिकारी होते थे उनको अपना टैक्स देकर आता था। अगला टॉपिक है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये भी शॉर्ट नोट्स में बहुत बारी पूछा गया है, आपसे भी पूछा जा सकता है, तो आप ज़रूर इस क्वेश्चन को कर लेना। तो इसमें क्या है, देखो, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रेफर्स टू द प्रोसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ फार्मर्स को कहा गया कि आप ऐसी क्रॉप्स को प्रोड्यूस करो जो कि हम बेच पाएँ, सिर्फ सिर्फ मार्केट के लिए, हमें अपने कंजप्शन के लिए नहीं चाहिए। सो जो एग्रीकल्चर पहले सब्सिस्टेंस बेस्ड था, अपना गुजारा करने के लिए गेहूं उगा लिया, कभी है ना कोई चावल उगा लिया। अंग्रेज़ों ने बोला कि देखो मार्केट ओरिएंटेड फार्मिंग करो, ऐसी चीज़ उगाओ जिसको आप मार्केट में बेच पाएँ। तो क्रॉप्स को जो उगाया गया वो पैसा कमाने के लिए उगाया गया, और जो अंग्रेज़ों की डिमांड थी उसको पूरा करने के लिए उगाया गया। ये जो प्रोसेस था इसको बहुत तेज़ी से ब्रिटिशर्स ने फैलाया जब तक उनका रूल था। तो हुआ क्या, जब कमर्शलाइजेशन नहीं हुआ था तो फार्मर्स बेसिकली सिर्फ चावल, गेहूं, मिलेट्स जो है उगाया करते थे, और अपनी लोकल कंजप्शन के लिए उगाते थे। बहुत थोड़ा बहुत ट्रेड होता था। विलेज सेल्फ सफिशिएंट होते थे, विलेजर्स को खाना मांगने कहीं और नहीं जाना पड़ता था, अपना अन्नदाता वो खुद थे, साथ साथ हमारे भी। अब कमर्शलाइजेशन इन्होंने स्टार्ट कर दी लेट 18th सेंचुरी से, और 19th सेंचुरी तक आते आते तो बहुत ज़्यादा कमर्शलाइजेशन कर दी, क्योंकि इनके अपने फ़ायदे थे ना उससे। मार्केट के लिए अगर कुछ उगवाएंगे तो भाई उसका पैसा किसको मिलेगा, ब्रिटिशर्स को ही तो मिलेगा। सो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, पूरे इंडिया का एग्रीकल्चर जो है उसको बदल कर अपने इंडस्ट्रीज़ का, अपनी मार्केट का फ़ायदा हो, इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया, पूरा चेंज ही कर दिया।
तो ये कमर्शलाइजेशन हुआ क्यों एग्रीकल्चर का? सबसे पहले तो जमींदारी, रैयतवाड़ी, माहलवाड़ी सिस्टम आया, इसकी वजह से हुआ। ठीक है, क्योंकि भाई पैसा 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 इनके मन में चल रहा था। रेवेन्यू, इन्होंने बोला भाई हमें कैश में चाहिए सिर्फ। और फार्मर्स को फोर्स किया गया कि भाई ऐसी खेती करो जिससे पैसे कमा पाओ। समझ में आ रहा है? पहला तो रीज़न यही था। दूसरा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन। तो जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज थी ना, उनको चाहिए था रॉ मटेरियल। तो भाई इंडिया क्या था, कॉटन का और इंडिगो का बहुत तगड़ा सप्लायर था। मतलब आप मान के चलो, कॉटन की इंडस्ट्री हमारी बहुत अच्छी थी, इंडिगो की भी, जिससे डाई होती है नील, जूट, टी और कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे से मिल जाती थी और इंडिया इसका सप्लायर भी रहा। फिर क्या हुआ, एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। धीरे धीरे अंग्रेजों ने रेलवे डेवलप किया इंडिया में, रोड बनवाए, पोर्ट्स बनवाए, और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा एग्रीकल्चर प्रमोट करवाया कि जिससे वो एक्सपोर्ट ज़्यादा कर सकें। तो इंडियन विलेजेस को इंटरनेशनल मार्केट से जोड़ दिया अंग्रेज़ों ने। हमारे यहाँ का सामान अंग्रेज़ों के वहाँ जाके बिकने लगा। अब इसमें यूरोपियन प्लांटर्स का भी बहुत बड़ा रोल है और ट्रेडर्स का। जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे ना, उन्होंने ही कहा था कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर स्टार्ट करो। कॉफ़ी हो गया, या तुम्हारा कॉटन हो गया, या तुम्हारा गन्ना हो गया, ठीक है, चाय है, ये उगाओ ये सब। और फोर्स किया गया पीजेंट्स को कि इंडिगो जैसी फसलें उगाओ। ट्रेड कंपनीज डिक्टेटेड क्रॉप चॉइसेस। जो ट्रेड कंपनीज होती थी वो अपनी तानाशाही चला रही थी, जैसा उनको चाहिए था वैसी वो फसलें उगवा रहे थे। अब जैसे मैं आपको बताऊं, कॉटन है, ये क्यों उगवाया? ताकि वो अपने ब्रिटेन के अंदर जो उनकी कपड़ों की मील चल रही है वहाँ कॉटन जाएगा। इंडिगो क्यों उगवाया? क्योंकि कपड़ों को डाई किया जाना था। चाय क्यों उगवाई? क्योंकि वो चाय ब्रिटेन को चाहिए थी, एक्सपोर्ट होती। कॉफ़ी क्यों उगवाई? यूरोप की मार्केट में जाती। जूट क्यों उगवाया? इन्होंने बोरियां वगैरह बनानी थी, रस्सियां बनानी थी। शुगर केन क्यों उगवाया? ताकि इनको चीनी वगैरह बनानी थी। अब ये कमर्शियल एग्रीकल्चर कहाँ कहाँ हुआ? एक तो कॉटन की बात करूँ तो बॉम्बे डेक्कन में, सेंट्रल इंडिया में इन्होंने खूब कॉटन उगवाया। बंगाल और बिहार में इन्होंने इंडिगो उगवाया। असम और दार्जिलिंग में इन्होंने चाय उगवाई। साउथ इंडिया में इन्होंने कॉफ़ी उगवाई। बंगाल से इन्होंने जूट उगवाया। ये अलग अलग जगहों से इन्होंने ये चीज़ें जो है उगवाई हैं। इंडिगो का कल्टीवेशन इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। किसानों को फोर्स किया गया कि भाई आप इंडिगो उगाओ। जो लोकल फूड की क्रॉप्स होती है ना, इसका क्या करोगे? आप इंडिगो उगाओ, उसी से फ़ायदा होगा सभी का। तो हुआ क्या, जब हम इंडिगो ज़्यादा उगाते हैं, आप सिर्फ नील की खेती करते रहोगे, तो जो आपकी मिट्टी होगी खेत की वो ख़राब हो जाएगी, उसकी फर्टिलिटी पूरी ख़राब हो जाएगी एक टाइम बाद। और फार्मर्स को जो पेमेंट है वो भी बहुत कम मिलती थी। तो इसी वजह से परेशान होकर फार्मर्स ने एक रिवोल्ट भी किया था, एक क्रांति करी थी, इंडिगो रिवोल्ट, 1859 से 60 तक। सो ये क्यों उन्होंने रिवोल्ट किया? क्योंकि वो परेशान थे। जो कमर्शलाइजेशन कर रखा था अंग्रेजों ने खेती बाड़ी का, कि सिर्फ उनको मार्केट वाली फसलें उगवा रहे हैं, उनकी मन मर्जी की फसलें नहीं उगाने दे रहे हैं। तो इसी बात से लेकर तो वो बहुत ज़्यादा दुखी थे और गुस्सा थे। अब इसका इंडियन इकोनॉमी और सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखो होगा क्या, हमारे यहाँ पे सिर्फ जो है एक्सपोर्ट जिस चीज़ का होगा, हम सिर्फ उसी चीज़ की ग्रोथ करने पे लग गए। जो विलेज की सेल्फ सफिशिएंसी थी वो पूरी ख़त्म हो गई। हम सिर्फ अब सिर्फ इंडिगो और ये जूट, कॉटन यही उगाने में लगे पड़े। अब हमारा गेहूँ और चावल कौन देगा हमें? तो इससे क्या हुआ, गाँव में गरीबी फैल गई और एग्रीकल्चर के ऊपर अंग्रेजों का पूरा पूरा कंट्रोल आ गया। डेवलपमेंट हो गया अनइवन। कोई कोई जगहों पे तो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गया कुछ लोगों का। जो बेचारे नॉर्मल फसलें उगाते थे उनका बहुत बुरा हो गया, क्योंकि उनको अब ये कॉटन वोटन ऐसे फ्री में थोड़ी उगता है। उनको लोन लेने पड़ते हैं, फिर लोन लोगे तो फिर वो साहूकार लोग अलग लूट रहे हैं। तो मतलब आप मान के चलो कि बहुत परेशान था जो किसान था इस टाइम का, वो बहुत तंग था। ठीक है जी। अब हमारा अगला जो शॉर्ट नोट है वो मैसूर वॉर्स के ऊपर है। तो मैसूर वॉर भी आपका आ सकता है, एंग्लो मैसूर वॉर। तो ये है क्या? एंग्लो मैसूर वॉर, 4 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। एक तो मैसूर का साम्राज्य और दूसरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1767 से लेके 1799 तक ये लड़ाइयाँ लड़ी गई। मैसूर बहुत स्ट्रॉन्ग इंडियन स्टेट था 18 सेंचुरी का, और बेसिकली टेरिटरीज को लेकर ये लड़ाई लड़ी जा रही थी, कौन किसका कितना एक्सपेंशन होगा, कौन पॉलिटिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैसूर को सबसे पहले हैदर अली ने लीड किया, बाद में उनके बेटे टीपू सुल्तान आए,
जिन्होंने मैसूर को लीड किया। वाई डिड द एंग्लो मैसूर वॉर टेक प्लेस, आखिर ये लड़ाई हुई क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे एक्सपेंशन करना भाई अपने एम्पायर का, साउथ इंडिया तक जाना चाहते थे वो, और मैसूर उनके लिए बहुत बड़ा एक ऑब्स्टेकल था। तो मैसूर की आर्मी बहुत स्ट्रांग थी, उनकी इकॉनमी भी अच्छी थी और उनका बहुत अच्छा कंट्रोल था ट्रेड रूट्स के ऊपर। तो उनकी जो लोकेशन थी मैसूर वालों की, उसी से ही ब्रिटिशर्स लोग खतरे में रहते थे हमेशा कि वो मद्रास में जाएंगे तो ये बीच में मैसूर पड़ेगा। और हॉस्टिलिटी ऑफ मैसूर रूलर्स टुवर्ड द ब्रिटिश, जो हैदर अली थे और टीपू सुल्तान थे वो खुल के अंग्रेजों के अगेंस्ट थे। टीपू सुल्तान ट्राई टू मॉडर्नाइज हिज आर्मी एंड सीक फॉरेन अलायंस, टीपू सुल्तान ने तो बाहर के लोगों से भी मदद मांग ली और बोला मैं अपनी आर्मी को मॉडर्न कर दूंगा पर इनको छोड़ूंगा नहीं। और ब्रिटिशर्स ने क्या करा भाई, हैदराबाद के जो निजाम थे उसके साथ अलायंस बना लिया और मराठाओं के साथ। और उसके बाद क्या हुआ, मैसूर जो था ना वो पॉलिटिकली आइसोलेट हो गया, अलग ही हो गया, क्योंकि अलायंस बन गया स्ट्रॉन्ग। तो अब यहाँ पे हुई पहली एंग्लो मैसूर वॉर। तो 18 सेंचुरी के मिड में मैसूर क्या था, बहुत पावरफुल स्टेट था, मैंने आपको बता ही दिया है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो मद्रास तक फैलना चाहती थी। तो उन्होंने मैसूर के इंटरनल मामलों में, अफेयर में जो है इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। और जो डिस्प्यूटेड टेरिटोरियल बाउंड्रीज थी साउथ इंडिया की, उसको लेकर अंग्रेजों ने बार बार छेड़खानी शुरू कर दी। तो जो ब्रिटिश अलायंसेस थे विद लोकल राइवल्स ऑफ मैसूर फर्दर इंक्रीज टेंशन, अंग्रेजों ने क्या करा, मैसूर के जो छोटे मोटे दुश्मन स्टेट्स थे ना आसपास के, उनको बहला फुसला के अपने साथ ले लिया। तो ब्रिटिश फोर्सेस जो थे वो हैदर अली की मिलिट्री को हल्के में ले रहे थे। हैदर अली ने बहुत फटाफट कैंपेन चलाई और ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों को हरा दिया और मद्रास के क्लोज पहुंच गए। और सडन मैसूर एडवांस, ये जो एकदम से ही ये हैदर अली पहुंचे साउथ इंडिया में, और तो इससे क्या हुआ, अंग्रेज लोग डर गए। वो कहते हैं अब हम नेगोशिएट नहीं करेंगे, अब हम ये लड़ाई छिड़ गई तो आगे करेंगे इसके। तो 1769 में एक ट्रीटी हुई, जितनी भी टेरिटरीज कॉन्कर की गई थी वो वापस से उनके ओरिजिनल मालिकों को दे दी गई। दोनों ने, अंग्रेजों ने और इन्होंने साइन किया कि भाई ठीक है, एग्री टू म्यूचुअल मिलिट्री असिस्टेंस इन केस ऑफ एक्सटर्नल अटैक, कुछ भी अगर हम पे कोई अटैक करेगा तो चलो ट्रीटी करते हैं, हम एक दूसरे की मदद करेंगे। वॉर एंड हो गई, कोई ना जीता, ना अंग्रेज जीते ना टीपू के पापा जीते। तो हैदर अली की जो मिलिट्री की जो रेपुटेशन थी वो बढ़ गई और अंग्रेजों का जो कॉन्फिडेंस था ना वो बहुत कम हो गया। और ब्रिटिशर्स ने तो बाद में ट्रीटी तोड़ दी, ठीक है, और जब ट्रीटी तोड़ोगे तो भाई अगली लड़ाई के लिए तैयार रहो। तो फिर दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर हो गया। सो मैसूर पे जब मराठाओं ने अटैक करा तो ब्रिटिशर्स जो थे, ठीक है, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे आपके बीच में, क्योंकि ये ट्रीटी तो इनकी हुई थी कि बीच में आएंगे अगर कोई हम पे अटैक करेगा, तो वो आए नहीं। तो ब्रिटिशर्स, क्या हुआ, ब्रिटिश कैप्चर ऑफ फ्रेंच सेटलमेंट्स इन इंडिया एंगर्ड मैसूर विच हैड फ्रेंडली रिलेशन विद फ्रांस, ठीक है, इनके थे अपने रिलेशन अच्छे फ्रांस के साथ में। तो हुआ क्या, 1780 में हैदर अली इन्फ्लिक्टेड अ क्रशिंग डिफीट ऑन द ब्रिटिश एट द बैटल ऑफ पोलियर। तो हैदर अली मर गए 1782 में। अब इसके बाद क्या हुआ कि अगला लीडर बनता है इनका बेटा टीपू सुल्तान, जो कि वॉर को जीत जाता है। फिर होती है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1784। सो हुआ क्या, फिर वापस से वही वॉर से पहले की जो बातें थी वही चलने लगी। जितने भी बंदी बनाए गए थे प्रिजनर्स, उनको छोड़ दिया गया। और ये ट्रीटी अंग्रेजों के लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक थी, क्योंकि मैसूर जो है ना वो उसका पलड़ा भारी हो गया था इस वाले में। तो मैसूर एक बहुत बड़ी इंडियन पावर बन गई थी और ब्रिटिश हॉस्टिलिटी टुवर्ड टीपू सुल्तान इंटेंसिफाइड एंड दे बिगिन प्लानिंग हिज डिस्ट्रक्शन। सो अब अंग्रेज लोग बहुत गुस्सा थे, टीपू सुल्तान से भी बहुत इंटेंस हो गए थे भाई, गुस्सा भरा हुआ था उनका। अब होती है तीसरी एंग्लो मैसूर वॉर। टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर पर अटैक कर दिया, जो कि ब्रिटिशर्स का दोस्त था। तो इससे कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको एक रीजन मिल गया ना, एक बहाना कि चलो भाई अब लड़ते हैं इससे चल के। तो हुआ क्या, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ट्रिपल अलाइंस बना लिया निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ मिलकर और मराठाओं के साथ मिलकर। तो हुआ क्या, जो कैंपेन थी उसको कौन चला रहे थे, लॉर्ड कार्नवालिस, जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस थे। तो यहाँ पे एक और ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ सेरिंगापाटम। तो बहुत प्रेशर था, टीपू सुल्तान को कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ी, जैसे आधी मैसूर की टेरिटरी जो थी वो अंग्रेज़ों को दे दी जाएगी और उनके दोस्तों को, और एक हैवी वॉर आइडेंटिटी इम्पोज की जाएगी, कुछ जुर्माना होगा। सुल्तान जो थे टीपू सुल्तान, उनके दो बेटे जो थे ना,
उनको क्या किया गया, बंदी बना के ले जाया गया। तो भाई इतना हार्श था ये वाला जो था। सो मैसूर बहुत वीक हो गया मिलिटरीली भी और फाइनेंशियली भी। जो ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस था साउथ इंडिया के अंदर वो एकदम से इंक्रीज हो गया था। और टीपू सुल्तान ने कभी भी अपनी हार मानी नहीं थी, वो तो अगली लड़ाई के लिए भी तैयार था। अब होती है यहाँ पे चौथी एंग्लो मैसूर वॉर। टीपू सुल्तान ने क्या करा, फ्रेंच लोगों की मदद लेने की कोशिश करी ब्रिटिशर्स को हराने के लिए। सो ब्रिटिशर्स ने आरोप लगाया कि टीपू जो है ना वो हमारे अगेंस्ट है, और डिसाइड किया कि भाई हम क्या करेंगे, मैसूर को एलिमिनेट कर देंगे एज एन इंडिपेंडेंट पावर। सो सेरिंगापाटम जो था ना उसको सीज कर दिया। ब्रिटिश फोर्सेस ने अटैक करा मैसूर की कैपिटल को। और जब सेरिंगापाटम को सीज किया गया तो टीपू सुल्तान वॉज किल्ड वाइल डिफेंडिंग हिज फोर्ट। अपने किले को बचाते हुए टीपू सुल्तान जो है वो मारे गए। क्या रिजल्ट हुआ भाई इसका, मैसूर की आज़ादी ख़त्म हो गई। ब्रिटिशर्स ने क्या करा, अपना पपेट रूलर बिठा दिया वहाँ का, एक वोदेयार डायनेस्टी का वहाँ पे। और मैसूर जो था ना एक सब्सिडियरी स्टेट बन गया अंग्रेजों के कंट्रोल वाला। टीपू सुल्तान का क्या रोल था, उसको टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है क्योंकि वो अंग्रेजों के बहुत बड़े एक अपोनेंट थे, दुश्मन भी थे। उन्होंने रिफॉर्म्स की बात करी, अचीवमेंट्स भी उनकी बहुत थी। एक मॉडर्न आर्मी बनाई यूरोपियंस के अकॉर्डिंग, जैसी यूरोपियंस होती थी आर्मी वैसी। और एडवांस मिलिट्री रॉकेट्स बनाए, ठीक है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू रिफॉर्म्स करें। ट्रेड, इंडस्ट्री और स्टेट कंट्रोल फैक्ट्रीज को इन्होंने इनक्रेज किया, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करो भाई, फैक्ट्रियाँ लगाओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला, ये भी जरूर आपके पेपर में आ सकता है, तो जरूर आप इसको देखिएगा। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है जब आपकी खुद की ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियां, जो हैंडीक्राफ्ट आप खुद से सामान बना रहे हो, जब वो पूरा तबाह हो जाए, जो अंग्रेजों ने किया है यहाँ पे। इंडिया एक प्रोड्यूसर हुआ करता था, बाद में वो क्या हुआ, एक सप्लायर बन के रह गया। पहले हम सामान खुद बनाते थे, हमारा सामान बिकता था। अब हम बन गए सप्लायर, बाहर से सामान आता है बिकता है हमारे यहाँ पे। ये प्रोसेस से हमारे यहाँ के कारीगर और वीवर्स और क्राफ्टमैन पे बहुत बुरा असर पड़ा। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले क्या होता था, इंडिया बहुत बड़ा आगे एक देश चल रहा था इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के मामले में। कॉटन का कपड़ा, सिल्क, हैंडीक्राफ्ट, मेटल का काम, इंडिया का सामान यूरोप, वेस्ट एशिया, अफ्रीका तक जाता था। इंडिया के हैंडीक्राफ्ट की तो पूरे दुनिया में डिमांड थी। तो हुआ क्या, 18th सेंचुरी में अंग्रेजों ने क्या करा, पॉलिटिकल कंट्रोल लेते ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है ब्रिटेन में चली रही थी। ब्रिटिश पॉलिसीज जो थी ना, उन्होंने क्या करा कि ऐसी पॉलिसीज बनाई अंग्रेजों ने जिससे कि हमारे इंडिया की सारी फैक्ट्रियां ही ख़त्म हो जाए। तो किया क्या इन्होंने, जो हमारा सामान था इंडिया का, उसके ऊपर हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी ब्रिटेन में, ताकि कोई खरीदे ही ना उसको। और ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो थे इंडिया के अंदर, उस पर कोई ड्यूटी ही नहीं लगाई, बोला हमारा माल खरीदो। तो इंडियन प्रोडक्ट्स तो भाई कोई कंपटीशन में ही नहीं रहे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब ब्रिटेन में हुई तो ब्रिटेन की जो फैक्ट्रियां थी ना, उन्होंने चीप मशीन मेड गुड्स बनाए सस्ते सस्ते। और इंडिया का जो हैंडमेड सामान था ना, वो इसने इतने सस्ते रेट में तो कम्पीट नहीं कर सकता क्योंकि हमारी मेहनत ज़्यादा थी। इंडियन मार्केट्स में आप देखोगे हर बाज़ार में मैनचेस्टर के आने वाले, इंग्लैंड के आने वाले कपड़े ही दिखते थे। और क्या हुआ, जो हमारे यहाँ के रूलर्स होते थे, डिक्लाइन हो गया उनका तो पूरी तरीके से। जो उनका दरबार लगता था वो मदद करते थे कारीगरों को, ठीक है, फाइनेंशियली। वो हो गया मामला इनका ख़त्म। ब्रिटिश रेवेन्यू एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज, बहुत तगड़े तगड़े रेवेन्यू सिस्टम आए आर्टिसंस के लिए। और मतलब आप मान के चलो कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम पुश्ड आर्टिसन इनटू एग्रीकल्चर। जब इतना ज़्यादा ये होने लगा तो एग्रीकल्चर की तरफ वो लोग चले गए, वो क्या करेंगे। इसके अलावा ब्रिटिश फोकस्ड ऑन रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन। अंग्रेजों का एक ही ध्यान था, कैसे भी करके इस सोने की चिड़िया को लूटना है, सारे के सारे रॉ मटेरियल ले जाओ। कोई भी सपोर्ट नहीं करना चाहता था हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज़ को। तो हुआ क्या, जो ब्रिटिशर्स की कॉलोनियल पॉलिसी थी ना, वो हमारे यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसको बिल्कुल इनकरेज नहीं करते थे, डिस्करेज करते थे। जो ब्रिटिशर्स का फ़ायदा जिसमें उसको ही बात को वो करते थे। और इंडिया को इन्होंने कॉलोनियल इकोनॉमी बना दिया था। तो बाद में इंडिया एक एक्सपोर्टर बन के रह गया कॉटन, जूट और इंडिगो का। और बना बनाया माल वहाँ से आता था, उसका इम्पोर्टर बन गया। अगला टॉपिक है हमारा ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आइए देखते हैं ये क्या है। ब्रह्मो समाज एक रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था जो 19th सेंचुरी में इंडिया में चला था, हिंदू सोसाइटी में कुछ अच्छे बदलाव लाने के लिए
कि लोग अच्छे से रहें, भाईचारे के साथ रहें। हमारा जो हिंदुइज्म है उसमें जो अंधविश्वास है, जो रिजिड, जो कठोर रिचुअल्स है वो ख़त्म हो, और जो मतलब एक ही भगवान में विश्वास करो, ऐसा हम कहें सबको। सोशल रिफॉर्म्स हो समाज में, जो बुरी चीज़ें हैं खासकर लड़कियों के साथ। सो 1828 में ये स्टार्ट हुआ था। राजा राम मोहन रॉय इसके मेन हेड थे। पहले इसको ब्रह्मो सभा कहा जाता था, बाद में इसको ब्रह्मो समाज कहा गया। तो राजा राम मोहन रॉय को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने रिफॉर्म्स के लिए बहुत एफर्ट्स करे हैं। सो बेसिकली ब्रह्मो समाज की ज़रूरत क्यों थी? हमारी सोसाइटी में बहुत प्रॉब्लम है। सती सिस्टम, कास्ट का भेदभाव, चाइल्ड मैरिज, लड़कियों को तंग करना, मारना पीटना। इसके अलावा ब्लाइंड फेथ इन रिचुअल एंड आइडल वर्शिप, हमारे यहाँ पे लोग अंधा विश्वास करते हैं। सो राजा राम मोहन रॉय मानते थे कि जो सही रिलीजन होगा वो हमेशा रैशनल होगा, एथिकल होगा, अच्छी बातें सिखाएगा, दूसरों को मारना पीटना नहीं सिखाएगा। और जो सोशल इविल्स हैं, समाज की कुछ कुरीतियाँ हैं, वो हमारे रिलीजन के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब सोशल इविल्स वर डिस्टॉर्शंस ऑफ रिलीजन, नॉट रिलीजन इटसेल्फ। मतलब ये एक तरीके से रिलीजन को तबाह कर रही हैं ये चीज़ें, जो समाज में बुराई हैं। सो बेसिकली इनके आइडियाज़ क्या थे? एक, भगवान में विश्वास करो, ज़्यादा भगवानों में मत मानो, और भगवान एक ही है, फॉर्मलेस है, ठीक है। और इसके अलावा एम्फेसिस ऑन रीजन, रिलीजन शुड बी बेस्ड ऑन रीजन, यानी कि जो आपका धर्म है उसके पीछे कुछ कारण दो, ये नहीं अंधविश्वास कुछ भी मान लो। जो अंधविश्वास है, ब्लाइंड फेथ है, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है, तो वो चीज़ तो नहीं होगी भाई। ऐसा ये कहते थे ब्रह्मो समाज वाले। इसके अलावा यूनिवर्सलिज्म, यानी कि इंस्पिरेशन इनको उपनिषद से मिली कि भाई बाकी रिलीजन को भी पढ़ो, बाकी जगह भी बच्चों को बुलाओ, बच्चों को और भी पढ़वाओ, और जितना ज़्यादा हो सकता है टॉलरेट करना सीखो। अपने इतने भी हल्के मत बनो कि कोई कुछ कह रहा है तो तुम आप उससे लड़ने चले जाओ सीधा। कुछ सोशल रिफॉर्म्स जो ब्रह्मो समाज ने अपनी तरफ से रखे, जैसे सती प्रथा को बिल्कुल बंद करवाना, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय ने 1829 में इसको बंद करवा दिया था। विमेन राइट्स की आवाज़ रखी जाती थी यहाँ पे, विमेन की एजुकेशन हो, जो विधवा है उनको कुछ ना कुछ मदद मिले, ठीक है, जो बचपन में शादी करवाई जा रही है वो ना हो, उसको बंद करवाना। कास्ट के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन चलता है वो ना हो, कास्ट सारी इक्वल होती हैं ये बताना। एजुकेशन में सुधार करना कि भाई मॉडर्न एजुकेशन हमारे इंडिया में भी आए, सभी बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़ें, साइंटिफिक थिंकिंग हो बच्चों की, बच्चे सवाल करना सीखें, रेशनली सोचें, ना कि धर्म के आड़ में, और या फिर मज़हब की आड़ में। रोल ऑफ राजा राम मोहन रॉय, तो इन्होंने क्या किया? बेसिकली संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक, इंग्लिश ये सब पढ़ी थी इन्होंने। न्यूज़पेपर्स इन्होंने ढूंढे, और न्यूज़पेपर पढ़ पढ़ के इनको आइडिया आया रिफॉर्म करने का। जो जितने भी समाज में बुराइयां थी, राजा राम मोहन रॉय उसके लिए लड़े, और हमारी जो इंडिया की स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं पुरानी पुरानी, उसको वेस्टर्न वैल्यूज़ के साथ जोड़ने की कोशिश करी। सो उन्होंने कहीं ना कहीं जो ये ब्रह्मो समाज से ना एक इंटेलेक्चुअल एक फाउंडेशन स्टोन रख दिया कि हमारे यहाँ पे पढ़े लिखे लोग भी क्या कर सकते हैं, एक रिफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। कि मतलब कंबाइंड इंडियन स्पिरिचुअल वैल्यूज़ विद वेस्टर्न रैशनलिज्म, कि इन्होंने हमारे यहाँ पे जो हमारी इंडियन वैल्यूज़ हैं उसको वेस्टर्न के साथ जोड़ दिया, ताकि पढ़े लिखे लोग भी यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। एक इंटेलेक्चुअल मतलब एक सुधार करने के लिए कुछ ना कुछ दिमाग वाले लोग आगे आएंगे। अगला यहाँ पे है एंग्लो मराठा वॉर, तो ये भी आपका आ सकता है, इसको समझ लेते हैं। ये मराठा के साथ था। 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा कॉन्फेडरेंसी के बीच में, 1775 से लेके 1880 तक। मराठास जो थे बहुत स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है, हमारे इंडिया में। और जैसे ही मुगल्स का डिक्लाइन हुआ था, फाइनली एंड हुआ मराठा पॉलिटिकल पावर, और ब्रिटिश सुप्रीमेसी आ गई। कैसे हुआ समझते हैं। मराठा कौन थे? बहुत पावरफुल कॉन्फिडेंसी थी, ठीक है। इसमें पेशवा, पूना, सिंधिया ऑफ ग्वालियर, होलकर ऑफ इंदौर, भोंसले ऑफ नागपुर, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा। सो बेसिकली नॉमिनल अथॉरिटी ऑफ छत्रपति, जो मेन पावर होती थी भाई वो पेशवाओं के पास भी होती थी, बाकी छत्रपति बहुत बड़ा पद होता था इसमें। तो बेसिकली इसमें मराठा कॉन्फेडरेंसी आप इसको कह सकते हो, ठीक है, पावरफुल कॉन्फेडरेंसी। सो ये इनकी वॉर्स हुई क्यों? ब्रिटिशर्स एक्सपेंड करना चाहते थे खुद को, वो चाहते थे सेंट्रल इंडिया पे कंट्रोल करना, और वेस्ट में मराठा की टेरिटरी वहीं पे थी, तो उन्होंने ब्लॉक कर दिया, भाई हम नहीं कब्जा करने देंगे आपको। और हुआ क्या, मराठा लोग अंदरूनी रूप से बहुत वीक हो रहे थे, यूनिटी नहीं आ रही थी उनके चीफ्स के बीच में, आपस में लड़ रहे थे, जिससे कि वो उनका सामना नहीं कर पाए। ब्रिटिशर्स ने डिप्लोमेसी का यूज़ किया। जो मराठा
ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेड मराठा डिस्प्यूट्स, इन्होंने क्या करा कि जो भी डिस्प्यूट्स हो रहे थे उनके, उसको यूज़ किया और सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम अप्लाई करवा दिया वहाँ पे कि हमारे ट्रूप्स आपके साथ रहेंगे, आप कुछ डिसीजन नहीं लोगे, दिस दैट। सो पहली एंग्लो मराठा वॉर हुई आपकी 1775 टू 1782। क्यों हुई? जैसे ही जब मराठा पेशवा की डेथ होती है तो आगे कौन बनेगा, सक्सेशन किसके पास जाएगा, इसको लेके पंगा हुआ। रघुनाथ राव सॉट ब्रिटिश हेल्प टू बिकम पेशवा, इन्होंने अंग्रेजों की मदद मांगी। ब्रिटिशर्स ने इंटरफेयर किया मराठाओं के इंटरनल पॉलिटिक्स में। एक लड़ाई हुई ब्रिटिश फोर्सेस की मराठा के चीफ के साथ, कोई भी नहीं जीत पाया सही से। एंड कैसे हुआ? एक ट्रीटी हुई सलवाई की। ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट किया कि माधव राव सेकंड को पेशवा बनाया जाएगा। 20 सालों तक शांति रही, कोई क्लियर विनर नहीं रहा, मराठा अब थोड़े से स्ट्रांग थे। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर होती है 1803 से 1805। मराठा आपस में बट गए थे। बाजीराव जो सेकंड थे उन्होंने ट्रीटी करी, ट्रीटी ऑफ बेसेन, ब्रिटिशर्स के साथ, और इससे मराठाओं की टेरिटरी में अंग्रेजों के ट्रूप्स घुस गए। और क्या हुआ? ब्रिटिशर्स फॉर्ट सिंधिया एंड भोसले, इनसे लड़ाई हुई और बैटल ऑफ असाई भी अंग्रेजों ने जीती। तो बड़ी बड़ी टेरिटरीज इनके पास आ गई, मराठा लोग वीक हो गए बहुत ज़्यादा, अंग्रेजों का इन्फ्लुएंस बढ़ गया सेंट्रल इंडिया में। फिर होती है तीसरी एंग्लो मराठा वॉर। तो ब्रिटिश चाहते थे पूरी तरीके से मराठाओं की पावर ही खत्म कर दें, तो मराठाओं ने भी भाई रेसिस्ट तो किया, लड़ाई लड़ी। तो ब्रिटिशर्स ने मराठा फोर्सेस को वन बाय वन हराया। बाजीराव सेकंड भी हारे गए। रिजल्ट क्या हुआ? पेशवाशिप बिल्कुल बंद कर दी, जो पेशवाओं का सिस्टम चलता था वो खत्म करवा दिया। मराठाओं की जो टेरिटरीज थी उन्होंने एनेक्स कर ली, मराठाओं की पॉलिटिकल पावर को ख़त्म कर दिया। और अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गई एक पूरी पैरामाउंट पावर बन गए वो। फाइनल आउटकम यही निकला कि मराठा जो थे उन्होंने बहुत अच्छी खासी पावर अपनी, भाई वो हार गए। और 1818 में उनकी हार हुई, जिससे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल पूरे इंडिया पे हो गया और सीधा ब्रिटिशर्स का रूल अब अच्छे से आ सकता था। वुड्स डिस्पैच से आप क्या समझते हो, ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। सो बेसिकली जो आपका वुड्स डिस्पैच है उसको समझते हैं कि ये क्या है। सो ये एक डॉक्यूमेंट है और जो बताता है क्या प्लान रहेगा एजुकेशन इंडिया में कैसे कैसे लानी है। ठीक है, ये इनका पूरा प्लान था। सो इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है इंग्लिश एजुकेशन का, क्योंकि ये पहला सिस्टमेटिक प्लान था कि अंग्रेज कैसे यहाँ पे एजुकेशन लाएंगे। 1854 में सर चार्ल्स वुड जो प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, गवर्नर जनरल को वो भेजते हैं अपना प्लान बना के। सो बेसिकली हुआ क्या था, ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी जो थी भारत की वो बहुत कंफ्यूज थी। कुछ अधिकारी चाहते थे अंग्रेजी और वेस्टर्न एजुकेशन आए, कुछ कहते थे इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करो, ट्रेडिशनल लर्निंग ही आगे बढ़ाओ। सो एजुकेशन का कोई प्रॉपर सिस्टम ही नहीं था। सो ब्रिटिशर्स को ये भी चाहिए था कि भाई इंडियंस को थोड़ा पढ़ाना लिखाना है ताकि वो हमारे यहाँ क्लर्क, टीचर और लोअर ऑफिशियल्स का काम करें। सो एक सिस्टम तो चाहिए जिससे वो पढ़ के और ये सब सीखेंगे। सो वुड्स डिस्पैच, ये जो पूरा प्लान था इसका मेन यही था कि एक क्लियर एजुकेशन का स्ट्रक्चर बनाना है प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक। सो बेसिकली गोल यही थे कि इंडियंस का एक ग्रुप बनाना है जो मदद करेंगे हमें क्लर्क, इंटरप्रेटर, टीचर बन के, और बेसिकली वेस्टर्न साइंस, लिटरेचर, नॉलेज सबको सिखाना है, मॉडर्न आइडियाज़ को स्कूल कॉलेज में पढ़ाना है। सो एक तो हुआ क्या, इन्होंने बोला कि भाई देखो एजुकेशन जो है ना हर जगह पे पहुंचानी है, डिपार्टमेंट होगा हर प्रोविंस में, और ये डिपार्टमेंट पूरा स्कूल मैनेज करेगा, कॉलेज मैनेज करेगा, इंस्पेक्शन करेगा, रूल्स बनाएगा, किसी को ग्रांट देना है वो करेगा, करिकुलम जो है वगैरह रेडी करेगा। यानी कि एजुकेशन को थोड़ा ऑर्गेनाइज किया जाएगा, सरकार कंट्रोल करेगी। अ सिस्टम फ्रॉम प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी, यानी कि यूनिवर्सिटी लेवल तक, प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक पूरा सिस्टम बनाया जाएगा। बेसिक एजुकेशन, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यानी कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम होगा। मीडियम क्या होगा इंस्ट्रक्शन का? बेसिकली लोकल कहा गया, प्राइमरी लैंग्वेज को आप वर्नाकुलर में यानी कि जो आपकी लोकल भाषा है उसमें सिखाओ, हायर एजुकेशन में इंग्लिश, क्योंकि वर्नाकुलर आइडियाज़ आपको जल्दी समझ आएंगे आपकी लोकल भाषा में, बाद में आप इंग्लिश पढ़ लेना, वेस्टर्न नॉलेज समझ लेना। तो यूनिवर्सिटीज़ खोलने की बात की गई, रिकमेंडेशन आई, कैलकटा यूनिवर्सिटी 1857, बॉम्बे यूनिवर्सिटी 1857, मद्रास यूनिवर्सिटी 1857। सो 3 यूनिवर्सिटी बेसिकली काम कर रही थी एज एग्जामिनिंग एंड एफिलिएटिंग बॉडीज, नॉट टीचिंग यूनिवर्सिटीज इन द मॉडर्न सेंस। सो इस तरीके से 3 ये जो यूनिवर्सिटी थी ये कनेक्टेड थी।
अगला क्वेश्चन है द कार्नेटिक वॉर्स। कार्नेटिक वॉर से रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आप शॉर्ट नोट में क्या लिखोगे, ये क्या है? सो कार्नेटिक वॉर लड़ाई की एक सीरीज है, 3 लड़ाई लड़ी गई थी साउथ इंडिया में 1746 से 1763। 2 लोग लड़ रहे थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और एक तरफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। सो ये लड़ाई लड़ी जा रही थी कार्नेटिक एरिया में, जो आज का तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। मेन एम ये था कि भाई द रियल एम वॉज कंट्रोल ओवर इंडियन ट्रेड एंड टेरिटरी, यानी कि ट्रेड एंड टेरिटरी के ऊपर कंट्रोल करना था। सिर्फ लड़ाई नहीं करनी है, कंट्रोल भी करना है। इनको हम कार्नेटिक वॉर क्यों कहते हैं? क्योंकि कार्नेटिक एरिया का एक नवाब हुआ करता था। ये जो एरिया था ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ट्रेड और पोर्ट्स के लिए, जैसे मद्रास है। सो ब्रिटिश और फ्रेंच दोनों चाहते थे कि भाई यहाँ पे हमारा कंट्रोल हो, और वो सपोर्ट करते थे अलग अलग रूलर्स को अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। सो ये जगह को लेकर वॉर्स हुई हैं, कार्नेटिक एरिया था वो पूरा। पहली कार्नेटिक वॉर हुई, क्यों हुई? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में इन यूरोप, वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन। तो ऑस्ट्रिया वाला यहाँ पे गुस्सा यहाँ निकल रहा था वो। फिर क्या हुआ? फ्रेंच कैप्चर्ड मद्रास फ्रॉम द ब्रिटिश। अंग्रेजों से फ्रेंच लोगों ने ये मद्रास छीन लिया। फिर ब्रिटिशर्स ने ट्राई किया पौंडीचेरी को अटैक करेंगे, फेल हो गए। सो लड़ाई एंड हुई, एक ट्रीटी हुई थी एक्स ला चैपल नाम से। सो मद्रास ब्रिटिशर्स को वापस मिल गया, कोई विनर नहीं था, लेकिन दुश्मनी बढ़ गई। सेकेंड कार्नेटिक वॉर होती है उसके बाद। अब यहाँ पे स्ट्रगल था कि कार्नेटिक एरिया और हैदराबाद का एरिया कौन कब्जा करेगा। सो बेसिकली हुआ क्या, ब्रिटिश और फ्रेंच ने सपोर्ट किया अलग अलग इंडियन क्लेमेंट्स को। इसमें जो मेन लीडर रहे यहाँ पे अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव थे। सो एक लड़ाई लड़ी गई बैटल ऑफ अरकोट, इसमें भी अंग्रेज जीते। सो ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस और ज़्यादा बढ़ गया, फ्रेंच लोग हो गए वीक अब थोड़े साउथ इंडिया में। अब ब्रिटिशर्स जो थे पॉलिटिकली पावरफुल हो गए थे, सिर्फ ट्रेडर नहीं थे वो। फिर तीसरी कार्नेटिक वॉर होती है 7 सालों तक, ठीक है। यहाँ पे अंग्रेज और ये फ्रांस वाले लड़ते रहे। बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश बहुत फेमस है। यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच लोगों को बहुत अच्छे से हराया। सो लगभग लगभग हर जगह से फ्रेंच लोग हार गए। इनको बोला गया ट्रेड कर लो, रूल वूल करने की बात मत करना। तो ब्रिटिशर्स सिर्फ पावर बन के रह गए। अब यहाँ पे अगला शॉर्ट नोट है स्वामी विवेकानंद के ऊपर, अगर आपसे पूछा जाए। सो देखो 1700 से 1857 का जो टाइम था ना, इसमें इंडियन हिस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम्स थी पॉलिटिकली। अगर हम देखें, सो मुगल एम्पायर ख़त्म हो गया था, इंडिया धीरे 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 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ गया था, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आ ही गया था। और क्या हो रहा था भाई यहाँ पे, वेट, जो हमारे इंडियन रूलर्स थे वो हार रहे थे। फॉरेन जो रूल था वो हमारे कंट्री के यहाँ पे पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को वीक कर रहा था। इकोनॉमिकली हमारी जो यहाँ पे पॉलिसीज चल रही थी अंग्रेजों की, उन्होंने इतना टैक्स लगा रखा था, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया था, यहाँ पे हर कोई गरीबी में था। सोशली हो चाहे रिलीजियसली हो, इंडियन सोसाइटी सफर्ड फ्रॉम सीरियस इविल्स। यहाँ पे कास्ट रिजिडिटी बहुत ज़्यादा थी, अनटचेबिलिटी, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, अंधविश्वास बहुत था, सोसाइटी बहुत वीक थी। तो लगातार फॉरेन रूल जो था वो चल रहा था, तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट भी ख़त्म हो चुकी थी लगभग। सो यही कंडीशंस थी जब हमें सोशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी, और एक सोशल एक स्पिरिचुअल रिवाइवल की ज़रूरत थी, मॉरल स्ट्रेंथ जो हमें गाइड करे। तो यहीं से स्वामी विवेकानंद जी जैसे थिंकर हुए जिन्होंने अपनी बात रखी। इनका बर्थ और इनकी एजुकेशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 में हुआ था। जैसे ही आपका रिवॉल्ट ख़त्म हुआ था उसके बाद उनकी थिंकिंग जो थी ना, वो बहुत पहले से जो चीज़ें चल रही थी उसको ध्यान में रखते हुए थी। उनका ओरिजिनल नाम नरेंद्र नाथ दत्ता था, और वो एक ऐसी सोसाइटी में बड़े हुए थे जब बहुत स्ट्रगल चल रहा था, कॉलोनियल लोग बहुत तंग करते थे, कल्चरल बहुत कन्फ्यूज़न थी। तो उन्होंने क्या करा, एक अच्छी वेस्टर्न एजुकेशन ली सबसे पहले, जहाँ उन्होंने फिलॉसफी, साइंस, लॉजिक सब पढ़ा, जिससे कि वो सवाल उठाने के लायक तो बन गए। एट द सेम टाइम वो बहुत इंटरेस्टेड थे हमारे इंडिया के रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ने के लिए, खासकर उपनिषद और वेदांत। तो उन्होंने रामकृष्णा परमहंस जी से एक मीटिंग करी जिससे उनकी लाइफ बदल गई। तो अपने गुरु से उन्होंने सीखा कि हर रिलीजन में एक ही चीज़ है जो सच्चाई सिखाई जा रही है, और हमें इंसानों की सेवा करनी है, वही सबसे बड़ी पूजा है। सो विवेकानंद जी एक ऐसे थिंकर बने जिन्होंने वेस्टर्न आइडियाज़ पढ़े, बाद में फिर इंडिया का स्पिरिचुअल विजडम, इंडिया की ट्रेडिशनल नॉलेज, इंटेलेक्चुअल जो चीज़ें थी, उस चीज़ को इन्होंने दिखाया। सो स्वामी विवेकानंद एंड द इंडियन रेनेसा। जो इंडियन रेनेसा है, यानी कि जब हमारे लोग कब जागे, एक इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग होती है, क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन का बहुत तकड़ा प्रभाव चल रहा था, इंडियन सोसाइटी में पसंद नहीं कर रहा था कोई।
बहुत सारे इंडियंस थे जिनको फील हो रहा था हमारा कल्चर वगैरह सब छोटा फील करवा रहे हैं लोग। स्वामी विवेकानंद ने इसको अपोज किया और उनका मानना था कि इंडियाज डिक्लाइन वाज नॉट ड्यू टू इट्स रिलीजन बट ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन। हमें रिलीजन का मतलब ही समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। सो उन्होंने हिंदुइज्म को एक मॉडर्न तरीके से दिखाया, साइंटिफिक तरीके से। कोई भेद यहाँ पे भेदभाव, कोई अंधविश्वास वगैरह नहीं है हिंदुइज्म में, अंधविश्वास भी नहीं है। इन्होंने वेदांत को एक्सप्लेन किया, फिलॉसफी को समझाया वेदांत की बहुत अच्छे से। क्या यहाँ पे बताया जा रहा है, स्ट्रेंथ, इक्वालिटी और एक्शन के बारे में। तो जो इंडिया का एंशिएंट कल्चर है इन्होंने सबको बताया जाके। तो विवेकानंद का बहुत बड़ा रोल था भाई सोशल रिफॉर्म्स में। सोशल आइडियाज, स्वामी विवेकानंद मानते थे कि जो सोशल रिफॉर्म है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, फॉर नेशनल रीजनरेशन, अगर आपको सब सही करना है। सो उन्होंने ओपनली क्रिटिसाइज़ किया कास्ट का भेदभाव वगैरह जो है, अनटचेबिलिटी है, ठीक है, और बोला कि ये हमारे जब तक भेदभाव रहेंगे इंडिया की प्रोग्रेस में ये एक बाधा है। वो कहते हैं कि भाई देखो, वुमेन को भी पढ़ने दो, गरीबों को भी पढ़ने दो, कि कोई प्रोग्रेस आगे होएगी नहीं अगर आप अपने देश की आधी पॉपुलेशन को इग्नोर करोगे, बेचारे गरीब और विमेन। सो अनलाइक रिफॉर्मर्स हु फोकस ओनली ऑन रिचुअल एंड लॉस, विवेकानंद एम्फसाइज इनर स्ट्रेंथ। ये कहते हैं कि सिर्फ हमें बाहर से कुछ नहीं होगा, अंदर से खुद को मजबूत बनाना है, अपना कैरेक्टर अच्छा करना है। तो उनका जो कॉन्सेप्ट है प्रैक्टिकल वेदांत का, कि यानी कि रिलीजन को आप सिर्फ मंदिरों और किताबों तक मत रखो, आप रिलीजन का यूज़ करो, लोग भूखे को खाना खिलाओ, गरीब को कुछ मदद करो, जो तंग है उसकी मदद करो। यानी कि कहीं ना कहीं सोशल जो हमारी वीकनेस थी उसको कैसे ठीक करना है, रिफॉर्म की बात ये करते हैं। नेशनल अवेकनिंग में इनका क्या रोल है? सो वे स्वामी विवेकानंद खुद पॉलिटिक्स में नहीं थे, पर उनके जो आइडियाज़ थे ना उनका बहुत बड़ा रोल है हमारे इंडियन नेशनलिज्म में। भाई उन्होंने हमें देशभक्ति सिखाई है असली, हमें इंडियंस को इंस्पायर किया है, हमारे यूथ को, कि अपने में भरोसा रखो, ठीक है। और वो कहते हैं कि फ्रीडम इज़ इम्पॉसिबल विदाउट फियरलेसनेस, आपको निडर होना पड़ेगा, यूनिटी के साथ रहना पड़ेगा। सो इंडियंस को बार बार अपना पास्ट याद दिलवाया, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दी, उन्होंने मदद करी सोशल रिफॉर्म्स करने में भी, ठीक है। बहुत सारे लीडर जो थे फ्रीडम मूवमेंट के बाद में इंस्पिरेशन उन्हीं से ही लेते थे। सो उनका जो मैसेज था सभी इंडियंस को इनकरेज करता है कि भाई ये बंटवारे से ऊपर उठो, ठीक है, एक हो जाओ। सो स्वामी विवेकानंद की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री में, क्योंकि फैक्ट दैट ही प्रोवाइडेड अ स्पिरिचुअल एंड मोरल रिस्पॉन्स टू द प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम थी उसका इन्होंने एक मॉरल और स्पिरिचुअल रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने जो हमारे यहाँ पे कॉन्फिडेंस हमारा जा चुका था फॉरेनर्स के रूल आने के बाद, तो उसको इन्होंने बताया। अटैक्ड सोशल एविल्स रूटेड इन अर्लियर सेंचुरीज, जो बहुत पुराने समय से हमारे यहाँ पे कुछ सामाजिक बुराइयां थी उस पर इन्होंने अटैक करा। हमारे इंडियंस की जो प्राइड है हमारे कल्चर की उसको बताया, साथ साथ मॉडर्न आइडियाज़ को भी अडेप्ट किया। सो वो सिर्फ एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरी नहीं थे, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत लंबा है। उन्होंने इंटेलेक्चुअल मॉरल फाउंडेशन एक बनाई है मॉडर्न इंडियन नेशनलिज्म की। आज अगर आप आधुनिक समय में एक नेशनलिस्ट बनना चाहते हो तो आप विवेकानंद जी को पढ़ो, जिससे आगे की भी जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो भी हमें मदद मिली। सो इवन दो विवेकानंद जी जो है लिव्ड आफ्टर 1857, इनका आगे जन्म हुआ है, पर उनके आइडियाज़ जो है ना आप उसको बहुत अच्छे से जब पीछे से पढ़ोगे, हिस्टोरिकल आइडियाज़, जब आप इनके आइडियाज़ को हिस्ट्री से कनेक्ट करोगे तब पता चलेगा ये कितने पढ़े लिखे थे जो इन्होंने ये सब चीज़ों को जोड़ा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये आपके शॉर्ट नोट्स थे जो मैंने आपको करवाए हैं, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। जय हिंद, जय भारत।